नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। गुजरात में चुनाव है, रावण से लेकर मंदिर और दंगों का सवाल है। गुजरात विधानसभा का चुनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। कल 89 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से पहले ही गोधरा कांड, मंदिर निर्माण और रावण पर घमासान शुरू हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोधरा में मंदिर निर्माण का मुद्दा उठाया, तो उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर भी सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने पीएम का अपमान इसे बताया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने भी सियासी तापमान बढ़ा दिया है और हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। जिन 89 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें से 2017 के चुनाव में बीजेपी के खाते में 48 और कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी। अब सवाल यही है कि इस बार बीजेपी का संकल्प पूरा होगा या फिर जनता दूसरा विकल्प देखेगी। चर्चा आज इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ गुजरात से बीजेपी नेता नीलेश सोलंकी जी हैं, कांग्रेस नेता आर तिवारी जी हैं, अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। नीलेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि गुजरात में फर्स्ट राउंड की वोटिंग कल होने जा रही है। 89 कुल सीटें हैं और पिछली बार की बात करें तो इन 89 सीटों में 48 में बीजेपी जीती थी, 40 में कांग्रेस, यानी कि नेक टू नेक फाइट थी। इस बार क्या है बीजेपी की रणनीति पहले चरण को लेकर? कितने आश्वस्त हैं, संतुष्ट हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाएगी बीजेपी और जनता साथ देगी? जी, ये लोकशाही का पर्व है और ये प्रचार प्रसार अभी पड़गम जो अहमदाबाद में मतलब पूरे गुजरात में शांत हुआ है। पहले 89 सीटें की बात करते हैं तो पहले चरण में 2 करोड़ 39 लाख वोटिंग कल वोटिंग करेंगे। 25,000 से ज्यादा उसके मतदान बूथ मतक होंगे। पुरुष की बात करें तो कल 1 करोड़ 24 लाख वो मतदान करेंगे। महिलाओं की बात करें तो 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदान करेंगे। तो जैसे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल से, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा लास्ट ईयर से, लेकिन 27 साल से लोगों का आशीर्वाद लिया है, लोगों का विश्वास में विश्वास आया है। हमारे डबल इंजन की सरकार भूपेंद्र जी और नरेंद्र जी में लोग विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास का नतीजा है। क्या देखिए कि हमारा नए संकल्प में 5 लाख से 10 लाख का आयुष्मान कार्ड में मर्यादा बढ़ा दी गई है। अब देखिए कि हमारे जो पिछले काम थे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए कि पूरा गुजरात आज विश्व में ख्यातनाम हो गया है। पूरे भारत में आज गुजरात की नींव रखी जाती है। यानी विकास के नाम पर, विकास के दम पर ही इतने कॉन्फिडेंट है कि जो विकास अब तक किया गया है उसके आधार पर जनता साथ आएगी। लेकिन गुजरात का विपक्ष तो कह रहा है कि कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, जनता अब चाहती है विकल्प। कितनी सच्चाई? जी देखिए विपक्ष तो है ही नहीं। आप देखिए कि विपक्ष तो कहीं नहीं है, शायद वो उनके नजदीक में बूथ मथक पर भी नहीं है, उनके ऑफिसों में भी नहीं है या उनके कार्यालय पे भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो डबल इंजन में जो काम किया है, आप देखिए कि बेरोजगारी के आंकड़े आप देखिए और राजस्थान केरल के आंकड़े देखिए, दिल्ली के आंकड़े देखिए, शायद हर एक स्टेट का कुछ अलग रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों की सरकार बोलते हैं, जैसे वन बंधुओं को 90,000 से ज्यादा उनको जमीनी हक दिया है। आज 1 करोड़ से भी ज्यादा उनके जो जमीनें थी उनको सुपुर्द की है। ठीक है नीलेश जी, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने विकास, इतनी योजनाएं जो गुजरात में थी, जो गुजरात मॉडल बना, उसके आधार पर जनता एक बार फिर से साथ देगी। आर तिवारी जी, आपने भी सुना नीलेश सोलंकी जी ने क्या कहा। आश्वस्त है गुजरात को लेकर और बम्पर जीत इस बार होगी, बीजेपी का हर दिग्गज नेता ये कह रहा है। कांग्रेस भी लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है क्योंकि पिछली बार तो कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार कितना प्लस रहेगा
गुजरात में कांग्रेस की तरफ से। श्वेता, अगर विकास के नाम पर ही अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करनी होती तो बुलडोजर लेकर के बाबा को यूपी से नहीं बुलाते भारतीय जनता पार्टी वाले गुजरात में। और लोकतंत्र का पर्व मनाने की जो ताकत इस देश में दी है वो कांग्रेस ने दी है। और फिर कह रहा हूं नीलेश भाई, कांग्रेस ने 149 सीटें प्राप्त करके जो रिकॉर्ड बनाया वो तो रिकॉर्ड आप तोड़ ही नहीं सकते हो। 2014 में अब की बार मोदी सरकार नहीं सहेंगे महंगाई की मार। पूरे गुजरात की जनता महंगाई से त्रस्त है। वहां छात्र अपनी शिक्षा नहीं मिलने के कारण से परेशान है। नौजवानों को आप रोजगार नहीं दे रहे हो, आप उनको दे रहे हो हिंदू और मुसलमान राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हो। देश के प्रधानमंत्री जो आपकी गुजरात की धरती पे पैदा हुए अमित शाह, गोदारा दंगे लेकर के आ रहे कि 2002 में हमने सबक सिखा दिया, दोबारा अगर दंगा होगा तो हमको जानते हैं। कैसा विकास है? ये विकास है क्या नीलेश भाई? केवल वोटों का ध्रुवीकरण करके आप जीत हासिल करना चाहते हो, लेकिन गुजरात की जनता जानती है, अब की बार परिवर्तन करना जानती है। अरे पिछली बार आपको 99 के फेर में डाला था कांग्रेस ने, अब की बार आप 99 के फेर में भी नहीं आओगे। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मीडिया आपका, अखबार आपके, अडानी आपका, अंबानी आपका, जो कुछ छपवाना चाहते हो छपवा दो, जो कुछ टीवी पे आप सर्वे दिखाना चाहते हो दिखा दो, लेकिन जनता कल फैसला करने वाली है। ये गोदारा की धरती। लेकिन आप तो मीडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं, वो तो जो दिख रहा है, जो ग्राउंड पे दिखता है वो केवल। मैं फिर कह रहा हूं, देश में सर्वे जारी कैसे हो रहे हैं? चुनाव आयोग ने बैन लगा रखा, सर्वे नहीं करेंगे। लगातार रोज सर्वे आ रहे, 140, 150। 99 के फेर में फंसेगी भारतीय जनता पार्टी। अब की बार कांग्रेस अपना गौरव हासिल करेगी और करोड़ों चलिए आपकी बात पे एक कुछ जवाब देना चाह रहे हैं नीलेश जी को सुन लेते हैं, फिर दूसरे गेस्ट का रुख करेंगे। तिवारी जी ठीक है, तिवारी जी ठीक है। नीलेश जी एक कमेंट इस पर आप कुछ कह रहे थे। श्वेता जी देखिए कि राजस्थान जीतते हैं तो ईवीएम नहीं आता है, मीडिया नहीं आती है। केरल जीतते हैं तो ईवीएम नहीं आता है, मीडिया नहीं आती है। केवल गुजरात जीतते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे ईवीएम आया, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बहुत दौरा कर रहे हैं, यहाँ पे ये किया रहे, तुमने क्या किया? ठीक है, चलिए ठीक है, वो जनता बताएगी। ठीक है नीलेश जी और तिवारी जी, ठीक है तिवारी जी, आपने अपनी बात रखी, नीलेश जी ने भी बात रखी है। अमित शर्मा जी का रुख करते हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। अमित जी ठीक है, दिल्ली जीत गए, पंजाब भी जीत गए, गुजरात पे भी पूरी कोशिश है और त्रिकोणीय मुकाबला बनाए जाने की बात कही जा रही है कि पिछली बार तक तो ठीक है बीजेपी कांग्रेस में फेस टू फेस यहाँ पर हो रहा था, फाइट हो रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन एक कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है कि संगठन गुजरात में है नहीं, फिर आम आदमी पार्टी कैसे दावा कर रही है कि गुजरात में इन दोनों ही पार्टियों को धूल चटाएगी? देखिए ऐसा है कि जब हम लोगों ने पंजाब में हम अपना दावा किया था, केजरीवाल जी ने लिख के दिया था, तभी ये सब बातें उस समय भी ऐसे ही की जा रही थी जैसे आज की जा रही हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। हम लोगों ने जो वादे दिल्ली में किए थे उसकी वजह से बार बार दिल्ली ने हम लोगों को चुना, पंजाब ने देखा और अब गुजरात ये देख रही है। गुजरात के अंदर जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, और नीलेश भाई भी हमारे साथ में हैं कि गुजरात बीजेपी की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि इनके पास एक इकलौता भी चेहरा नहीं है जो गुजरात का जिसको कि ये सामने रख के चुनाव लड़ सकते हो। इनकी इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। तो भारतीय जुमला पार्टी एक ही चेहरे के आधार पर हर जगह पे जाती है और गुजरात की जनता को एक विकल्प चाहिए था जो इस समय तक नहीं था। आम आदमी पार्टी के रूप में एक बहुत बेहतरीन विकल्प उनके सामने आया है और मुद्दा आज तक जो बीजेपी और कांग्रेस हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा दंगा इन सब के ऊपर चुनाव लड़ती थी, केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जिन्होंने स्कूल के ऊपर, अस्पताल के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी के ऊपर सारी पार्टियों को इस मुद्दे पर लाके खड़ा किया। मेरे को नीलेश जी से भी बड़ी सहानुभूति है और मैं इनको नीलेश जी को भी समझाना चाहूंगा, भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अगर आपको अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए नीलेश जी, आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल चाहिए जो नहीं है वहां पर, तो आप स्वयं भी सोचिए कि किसके साथ खड़ा होना है।
आम ठीक है, आदमी पार्टी से ये बेहतरीन विकल्प आप बीजेपी कोई के पार्टी नहीं। प्रवक्ता को भी ये कह रहे हैं कि किसके साथ, यानी कि वो आम आदमी हम पार्टी ना को केवल- समर्थन देती है, देखिए, ओवर देखिए, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमने करके दिखाया है। हाँ। आप दिल्ली जो है, दिल्ली की जनता से पूछिए कि वहां हम लोगों ने क्या करके दिखाया है। एमसीडी में हम लोग पूरा क्लीन स्वीप कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि दिल्ली की जनता, मतलब देश की राजधानी की जनता, उन्होंने हमारे को 3 बार चुन के दिया है। तो गुजरात की लेकिन जनता हर तो राज्य बहुत की समझदार स्थितियां है। अलग होती हैं, लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि हर राज्य की स्थितियां अलग होती है, इसलिए आप किसी एक राज्य को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। बहरहाल अमित जी वापस आपका रुख करेंगे। महेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है महेश जी। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात बार बार आम आदमी पार्टी करती है महेश शर्मा जी, लेकिन अगर इन 89 सीटों की हम बात करें, पिछली बार कभी आंकड़ा देखा था, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने थी, अब बोले त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उस तरह से स्टैब्लिश कर पाएगी? इन 89 सीटों पर क्या नजर आता है आपको, जबकि कमान बीजेपी की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने संभाल रखी है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो लगातार दौरे, लगातार सभाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक गुजरात का ये जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि इसका यहाँ जो अगर बीजेपी जीतती है उसका भी मैसेज जाएगा, और हारती है तो उसका भी पूरे देश में मैसेज जाएगा। और कांग्रेस अगर मतलब यहाँ से अगर वापस सत्ता में लौटती है तो ये भी एक बड़ा, इनमें जो कांग्रेस जो जिससे हताशा और निराशा की दृष्टि से जारी थी, वो एकदम उभर भी सकती है और आगे वाले चुनाव को प्रभावित कर सकती है। ये वाली इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है। आम आदमी पार्टी अपना वजूद वहाँ ढूंढ रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और ये शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, एक साइलेंट मतलब रूप में है। त्रिकोणीय मुकाबले में अब ये देखना तो ये है कि इन 89 सीटों में आपने जो बताया कि पिछली बार जो है 48 सीटें बीजेपी ने ली थी, इस बार और 40 सीटें कांग्रेस है। तो कांग्रेस मुकाबला तो कर रही है, लेकिन ये जो मुकाबला जो जिस तरह से हो रहा है उसमें यह है कि आप पार्टी ने इस बार सब जगह सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो ये कितने वोट किसके पक्ष के ज़्यादा काटते हैं, ये देखने की बात है। भाजपा का अगर प्लस पॉइंट देखें तो प्लस पॉइंट तो ये है कि जो अभी कई प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो आए हैं, उनको देखते हुए तो ये देखा जाता है कि हाँ साहब ये प्लस में है। और अगर नेगेटिव अगर पक्ष देखें तो वो अगर जो एंटी कंपनसेंट सी फैक्टर को है, उसको एक माइनस के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन जहाँ अगर जिस बयानबाजियों का अगर असर हुआ, जैसे कि आपने देखा कि पिछले चुनाव के दौरान जो लास्ट मोमेंट में जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं, एक बयान ने मतलब पासा पलट दिया था, उसी तरह से कहीं ये जो इस तरह से सार्वजनिक रूप से बयानबाजी होती है तो वो कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं, कहीं पार्टी को मतलब एक संघर्ष की स्थिति में भी ले जा सकती है। अब ये देखना है कि इसको ये जो नया जुमला या जो जितने भी एक वो औकात और एक रावण, ये 2 शब्द ऐसे हैं कि शायद हो सकता है कि इसमें कुछ रहे, क्योंकि असर दिखा सकती है ये टिप्पणी। क्योंकि एक तो खुद पीएम का जो मतलब क्या कहता है ये गृह राज्य है, और दूसरा उनका प्रभाव, और उनके प्रभाव से ही कांग्रेस ने वहाँ भाजपा अपना मतलब अभी इतना लंबा कार्यकाल तक शासन करती आई है। अब ठीक है, बिल्कुल अहम बात आपने कही नीलेश जी। 27 साल तक राज करना आसान नहीं होता है किसी भी पार्टी के लिए, और अगर बार बार जनता चुन रही है यानी कि इस पार्टी में कोई तो बात होगी। लेकिन अगर हम अभी की बात कर ले, 2014 के बाद से 3 बार मुख्यमंत्री बदले, इसको भी एक थोड़ा सा नकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है कि सीएम बदलने की जरूरत पड़ रही है, और महंगाई, बेरोजगारी जैसे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं माइनस में नजर आते हैं। तो क्या इस बार की जो मुद्दे, जो विकास की बात कर रहे हैं, इसमें ये प्रमुखता से रहेंगे? पार्टी जीतती है तो, या फिर इन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष भी अगर सवाल उठा रहा है तो इसका क्या जवाब, और जनता को कैसे साथ लेंगे इन मुद्दों पर? जी देखिए, विपक्ष तो कहीं नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ पहले, तो उसमें भी 3 सीट आई और इतना प्रचार किया, तो पिछले 35 साल में वो यूपी में स्थान नहीं जमा सकी। वैसे ही गुजरात में आप देखिए कि उनके टाइम में कर्फ्यू लगता था, बेरोजगारी बढ़ती थी, व्यापारी रोड पे धंधा नहीं कर सकते थे। आज देखिए कि वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहता था। आज देखिए कि पूरी खुशहाली है। आज
आज सोलर इंडस्ट्रीज में गुजरात नंबर 1 है, नल से जल में गुजरात नंबर 1 है, रोजगारी में नंबर 1 है। अब देखिए कि कोरोना जैसी विश्व की महामारी में भी सब लड़खड़ा गए थे, फिर भी हमारे मोदी जी ने के नेतृत्व में हमारे स्वदेशी वैक्सीन में आप देखिए कि पूरे गुजरात, पूरे भारत में जो एजुकेशन किया है, तो यूएन ने भी सराहना किया है। तो अगर गुजरात से हमारे प्रधानमंत्री जी है, तो गुजरात को तो डबल फायदा है। डबल इंजन की सरकार इसीलिए बोलते हैं कि जो सेंट्रल में कांग्रेस थी और गुजरात में बीजेपी थी, तो हमारा काफी सारा काम रुका गया था। आप देखिए कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के, नर्मदा के जो हमारे सरदार सरोवर के डैम के थे, वो पानी 10 साल बह गया, उसका जो हाइट था वो दरवाजा बंद करना था, वो नहीं किया। जैसे प्रधानमंत्री जी 2014 में शपथ लिया, 70वें दिन में ये नर्मदा सरदार सरोवर का डैम का काम हो गया। और देखिए 10 साल में वो पानी रुका और डैम की हाइट बढ़ी। आज खुशहाल है खेडूत। आज देखिए कि 1 रुपया बेचते थे राजीव गांधी जी, 15 पैसे मिलते थे, आज 1 रुपया नहीं 100 रुपया भी बेचते हैं, तो 100 रुपया खेडूत के खाते में डायरेक्ट जाता है डीबीटी के मार्फत से। अब देखिए कि गुजरात में 0% 3 लाख की लोन सहाय मिलती है, आज 6,000 उनको किसान सम्मान निधि के तहत मिलते हैं। आज देखिए हर सेक्टर में, हर समाज में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किया है। पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना है, सर्व समाज को लिए आगे बढ़ते जाना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को मुबारक हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2002 से जो कमान संभाली। आप देखिए कि गुजरात में कर्फ्यू नाम का नहीं है। आप देखिए कि हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, यानी कि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे हैं वो निराधार हैं। आप ये कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से विकास और जो वादे किए बीजेपी ने वो पूरा किया है, इसलिए जनता बार बार साथ दे रही है। आर तिवारी जी, अगर कमी होती है, जिस तरह से विपक्ष बोल रहा है कि विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुए, वादे जो किए, तो फिर बार बार क्यों जीत कर आ रही है बीजेपी? ये भी तो कहीं ना कहीं सोचना होगा। अब क्यों बदलाव चाहेगी? भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जुमला पार्टी है। अब मोदी जी ने घोषणा कर दी गुजरात की धरती पर 25 साल बाद ओलंपिक का आयोजन करेगा गुजरात। 25 साल बाद में हम रहेंगे या मोदी जी रहेंगे पता नहीं। गुजरात को देश का सर्वश्रेष्ठ बना देंगे, हमको पता नहीं। अरे आप मोरवी के हत्याकांड को भूल गए क्या? आप नीलेश भाई, 2 लाख रुपए में मजदूरों को लगा करके आपने 2 करोड़ के ठेके को 2 लाख रुपए में आप बेच दिया। वहां का चेयरमैन आपका नगर परिषद का, आपने मजदूरों को गिरफ्तार कर रखा है। वो घड़ी बनाने वाली कंपनी को आपने पुल ठीक करने का दे रखा है। करोड़ों रुपए आपने अपने लोगों को ऐसे वहां बांट रखे। गुजरात का आम आदमी जानता है, अगर आपका विकास का मॉडल होता तो देश के 300 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को गली और मोहल्ले में चक्कर नहीं लगाना बहुत सारी पड़ता। कमियां लग रही, लेकिन अगर कांग्रेस को क्यों चुने? आप उस पर जवाब दे दीजिए। कांग्रेस को जनता गुजरात की क्यों चुने? इस देश की डीएनए है श्वेता। कांग्रेस देश के तमाम लोगों के बीच में एक पुल का काम करती है। हमारे शासन में कहीं हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई का भेद नहीं होता। लेकिन जनता आपकी बात समझ नहीं पा रही, यही तो वजह 2 राज्यों में ही सिमटी हुई है। इनको 99 के फेरों में फेंक दिया था। लेकिन तो फिर क्यों सरकार सिर्फ राजस्थान में ही है, छत्तीसगढ़ में ही है? ये भी तो सवाल उठता है, उसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास? कुछ दिनों तक चलता है, मोदी का जादू चल रहा था, लेकिन अब की बार गुजरात की जनता इस मोदी जी के जादू को उतार के फेंकेगी। उनको रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। महंगाई, हमारी माँ बहनों की जो इज्जत आबरू गुजरात के अंदर हुई, उनसे निजात चाहिए। और फिर कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी पैदा हो गई है वहां पर। और मैं कहता हूं केजरीवाल जी को तो भविष्यवाणी पंडित जी का काम कर लेना चाहिए, राज का मुखिया छोड़ करके। उनको मालूम है हम इतनी सीट लाए थे, उन्होंने लिख करके दे दिया, पंजाब में उतनी सीट आ गई। अब वो कह रहे हैं हम इतनी सीट लाएंगे गुजरात में। अरे तो आप पंडित का काम करो। भारतीय जनता पार्टी वाले पैसा देते हैं ओबीसी को और केजरीवाल जी को, और कांग्रेस के वोटों को काटने के लिए भेजते हैं। लेकिन ये कह रहा हूं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना ना मोदी जी पूरा कर पाए, ना केजरीवाल। कांग्रेस के नेतृत्व में अब की बार वहाँ चौमुखी विकास के लिए। ठीक है, तिवारी जी एक मिनट, ठीक है, आप सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन किन आधार पर? क्योंकि मुद्दे ठीक है, मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें आप लेकर आए। महेश जी, मैनिफेस्टो में ऐसे वादे किए गए जो फैसिलिटी राजस्थान में भी नहीं है, और इसलिए भी सवाल उठता है कि जहां आपकी सरकार, आपने वहां तो उतनी फैसिलिटी दी नहीं, गुजरात में सरकार बनाने पर आप वादे इतने कर रहे हैं। क्या वाकई में इस मैनिफेस्टो, इन वादों के आधार पर जनता को लगेगा कि नहीं अब बीजेपी नहीं कांग्रेस इस बार देख लेते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक आजकल जो मतदाता बहुत समझदार हो गया है, वो ये देख रहा है पूरे देश की गतिविधियाँ उसके सामने है।
जो भी है जिस उसके सामने सारे समीकरण हैं, तो हर पार्टी की गतिविधियों को बड़े गौर से देख रहा है, क्योंकि उसे अपना मत देना है और नई सरकार चुनना है, या वो भाजपा को रखे या बीजेपी को, कांग्रेस को रखे या आप पार्टी को। अब सवाल ये उठता है कि कौन उसमें प्रभावशाली तरीके से अपनी पैठ बना पाता है। अब ये गुजरात का जो चुनाव है वो सिर्फ सामान्य वैसा नहीं है चुनाव, इसमें सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा लगी हुई है वो प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व की है, और दूसरा जो गृह मंत्री हैं वो मतलब अमित शाह की प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। और ये जो चुनाव जो है इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि इसका संदेश पूरे देश में प्रभावशाली बनेगा आने वाले चुनाव के लिए। 2000 चाहे केंद्र का हो, 2014 लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा के आने जो अगले साल के जो चुनाव होंगे उन पर भी बहुत प्रभाव डालेगा। अब ये है कि इसमें कि जो अब आप ये देखिए ना कि आपके लास्ट समय पे जो जिस तरह से मतलब बयानबाजियां हो रही है, ये बयानबाजियों से बहुत एकदम विचल पैदा करने वाली, और वो भाजपा इस मामले में बहुत पटु है कि वो ऐसी चीज़ों को पकड़ के अपना मतलब माहौल बना देती है जो कहीं मोदी पर कटाक्ष किए गए हों। तो ये एक बात। और दूसरा विकास की जो अभी जो जितनी योजनाएं हुई हैं और जितने वो आधारशिलाएं रखी गई है, किसी के उद्घाटन हुए हैं या जो भी है, इसका भी एक प्रभाव है। हाँ, एंटी कंबेंसी फैक्टर है। अब इसको ये है कि बीजेपी कांग्रेस कितना उसको बुना पाती है, ये देखने की बात है। और आप पार्टी जो है अपना जो वहाँ पे एक जो जमीन, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जो उतार रही है और दावे कर रही है, आपको क्या लगता है किसको नुकसान ज्यादा कर सकती है? ये मतलब जहाँ तक नुकसान की बात है तो इसमें ये कांग्रेस को ज्यादा क्षति पहुंचा सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको ही करेगी। ये कहीं कहीं मतलब भाजपा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर दक्षिणी गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है अमित जी, मॉडल गुजरात के चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा? जैसे दिल्ली का है वही सब चीजें रहेगी, उसी पर फोकस रहेगा, खासतौर से अगर हम बात करें शिक्षा या चिकित्सा? देखिए मैडम, हमारा जो फोकस होता है ना, हमारी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, और हमारा फोकस जो है वो आम आदमी पर होता है। चुनाव केवल जीतना, सत्ता में आ जाना, सत्ता पे काबिज होकर ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इस तरह की जुमलेबाजी जो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। नीलेश जी से मैं अगर मुखातिब होकर कहना चाहूँगा, नीलेश जी अपने दिल पर हाथ रख के एक बार बोलिए कि मोरबी कांड के अंदर जो घटना हुई है, जो दुर्घटना हुई है, असल में जो हत्याकांड है, उसमें अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति मारा जाता, जो बच्चे मारे गए, तो क्या इसी तरह से आप यहाँ पर डिबेट कर पाते? ये शर्म से डूब मरने वाली बात है भ्रष्ट भाजपा के लिए। और मैं यहाँ जो हमारे कांग्रेस के बड़े भाई साहब बैठे हुए उनसे भी पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, इनसे, चूंकि बहुत वरिष्ठ हैं कांग्रेस के पदाधिकारी, इन्होंने जैसे गोवा के अंदर अपने एमएलए बेचे, एमपी में बेचे, वो गुजरात में क्या रेट लगाने वाले हैं वो सबके सामने बता दो। और ये जो हमारे गुजरात के जो भाजपा के प्रवक्ता है वो ये बता दें कि कितने में खरीदेंगे, तिवारी जी, तिवारी जी कितने में बेचोगे तो बता दो एक बार, अपने विधायक कितने में बेचोगे बता दो। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कल पहले चरण की वोटिंग गुजरात में होने वाली है। तैयारियां और दावे यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी भी अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर है कि जनता क्या चाहती है। 89 सीटें हैं, 19 जिले हैं जिस पर वोटिंग कल होने वाली है, और इस बार किसको जनता चुनती है? क्या वाकई में विकल्प चाहती है, या फिर जनता जिस तरह से विकास हुआ है उसी के साथ जाएगी? ये बेहद अहम रहेगा। हालांकि दावे अभी सब करेंगे, परिणाम तो 8 तारीख को आएगा, लेकिन इंतजार जरूर है कि आखिर कितना वोटिंग परसेंट और कितने प्रतिशत वोटिंग यहाँ पर होती है, जो कि ज्यादा कुछ तय भी कर देगा, और उससे भी आकलन यहाँ पर कल लगाए जा सकते हैं। तो कल सुबह से ही वोटिंग पहले चरण की शुरू हो जाएगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।